हेलो फ्रेंड्स, आज न्यू टॉपिक के साथ आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों से संबंधित है। और सवाल इससे बीए हो या फिर पीजी की क्लासेस हो, इकोनॉमिक्स में इस तरह से एक सवाल को कई तरीके से पूछा जाता है और उसके आंसर लगभग हूबहू सेम होते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग। आज क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों से संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गैर आर्थिक तत्व किस प्रकार सहायता या बाधा पहुंचाते हैं। तो इसमें दो सवाल है। पहला है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना करें, और साथ ही इसमें यह भी दिया गया है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गैर आर्थिक तत्व किस प्रकार सहायता या बाधा पहुंचाते हैं। इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ डू नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हेल्प और रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, आर्थिक विकास में गैर आर्थिक तत्व क्या हैं। मतलब आर्थिक विकास की परिभाषा लिखना है, फिर उसके गैर आर्थिक तत्व क्या है उसको बताना है। आर्थिक विकास के क्रम को वे किस प्रकार सहायता या बाधा पहुंचाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सवाल का उत्तर एक ही होगा, बट क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इसी सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास बहुत हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संयोगों से संबंध रखता है, समझाइए। या आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारकों पर एक टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट्स। आर्थिक विकास को सामाजिक तथा संस्थागत घटक किस प्रकार प्रभावित करते हैं, समझाइए। तो हम लोगों ने देखा सवाल किस तरह से आएंगे और हम लोगों को उसी अनुरूप आंसर लिखना है। तो हम लोग देखते हैं इसके उत्तर को। तो दिए गए सवाल का उत्तर है, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। किसी देश का आर्थिक विकास बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यह हम लोग भी जानते हैं। आर्थिक विकास एक बिंदु पर या एक पॉइंट पर तो निर्भर नहीं करता, बहुत सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। वास्तव में आर्थिक विकास एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दीर्घकाल से इसका संबंध होता है, जिसमें 20 से 25 साल लगते हैं, जिसके द्वारा देश के साधनों को अधिकाधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास का संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है, उस देश के प्राकृतिक संसाधनों से जिसका अधिक से अधिक प्रयोग कुशलतापूर्वक किया जाए, ये नहीं कि दुरुपयोग किया जाए। आर्थिक विकास विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। सुविधा की दृष्टि से इन तत्वों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग आसान से शब्दों में पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो आर्थिक विकास के तत्व हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, आर्थिक तत्व या कारक, या अनार्थिक तत्व या कारक। तो हम लोग आज आर्थिक तत्व को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि आर्थिक घटक को देखेंगे कि आर्थिक विकास को जो प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। प्राकृतिक संसाधन, पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। प्रत्येक देश का आर्थिक विकास यहाँ पर उपलब्ध या प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक साधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। कोई भी देश अगर अपना विकास करना चाहता है तो उस देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। अब है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी मात्रा कितनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि किसी देश में कितनी मात्रा है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से हम लोग उस प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते हैं यानी कि उसका प्रयोग करते हैं। आर्थर लुईस ने इसके बारे में लिखा है, आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक साधन एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो जो अर्थशास्त्री हैं आर्थर लुईस, उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधन एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। अन्य बातें समान रहने पर मनुष्य निर्धन प्रसाधनों की अपेक्षा संपन्न प्रसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि हम उन्हीं देश के विकास की ऊंची दर की आशा करते हैं जिन्हें सर्वाधिक अवसर प्राप्त हैं। मतलब कहने का ये है कि हम उन्हीं देशों में विकास की दर को देख सकते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से। याद रखिएगा
कि प्राकृतिक संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। आर्थिक साधन में अगर हम लोग बात करें तो इजराइल और जापान भी इस तरह का एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि वहाँ के लोग अपनी योग्यता और क्षमता का विकास करके प्राकृतिक संसाधनों की कमी को काफ़ी सीमा तक पूरा किए हैं। यानी कि इजराइल और जापान के जो लोग हैं, अगर प्राकृतिक संसाधन का जो वहाँ कमी है, वहाँ पे लोगों ने क्या किया है, अपने आप को उस तरह से डेवलप किया है, उस तरह से अपने आप को विकसित किया है जिससे कि कम प्राकृतिक संसाधनों का कम होते हुए भी उसको एक समुचित रूप से प्रयोग करके अपने आप को डेवलप किया है। किंतु हम यह नहीं कह सकते कि कोई राष्ट्र बिना प्राकृतिक साधनों के ही प्रगति कर सकता है। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का एक न्यूनतम स्तर हमेशा होना जरूरी है। अब हम ये कहें कि जैसे हैती आप देश है एक, जहाँ पे किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं है, आप एक अफ्रीकन कंट्री है, आप देख सकते हो। तो उसी तरह से जापान और इजराइल जो देश है, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन कम है, पर वहाँ पे लोगों का जो तरीका है किसी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करने का, उनके अवसर बहुत ज़्यादा उन्हें मिलती है। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के न्यूनतम स्तर होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और तभी हम लोग आर्थिक विकास को संभव समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है पूंजी निर्माण के बारे में। तो कैपिटल फॉर्मेशन, तो पूंजी निर्माण विकास का मूल आधार है। किसी भी देश के अगर विकास में प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग के लिए पूंजी का प्रयोग होना अति आवश्यक होता है। बिना पूंजी के हम किसी चीज़ को सोच नहीं सकते या उसको पूरा नहीं कर सकते। योजना आयोग के अनुसार, जो भारतीय योजना आयोग है उसके अनुसार, किसी देश का आर्थिक विकास पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। योजना आयोग ने एक परिभाषा दी है कि किसी देश का आर्थिक विकास पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कोई देश अगर आर्थिक विकास करना चाहता है तो वहाँ की पूंजी अधिक मात्रा पर उपलब्ध होनी चाहिए। उत्पादन की वृद्धि एवं आय तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि की कुंजी वास्तव में पूंजी के अधिक से अधिक निर्माण में निहित होती है। अर्थात अगर उत्पादन की वृद्धि और आय तथा रोजगार के अवसर में अगर वृद्धि करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट अगर है तो वह है पूंजी का अधिक से अधिक निर्माण करना। इसी से संबंधित रिचर्ड टी गिल ने कहा है कि पूंजी संग्रह उन मुख्य घटकों में से एक है जो आधुनिक युग में समृद्ध डेवलप्ड राष्ट्रों के निर्धन राष्ट्रों से तथा औद्योगिक युग को विश्व के पिछले इतिहास से पृथक करता है। मतलब पूंजी बताता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, वो अपने पिछले इतिहास को अगर देखें तो उन्होंने पूंजी के आधार पर ही अपने आप को डेवलप किया है। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि पूंजी निर्माण की दर के साथ ही पूंजी उत्पादन अनुपात भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। तो पूंजी उत्पादन अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगी। तो पूंजी उत्पाद अनुपात जो है यह भी आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित करती है। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, तकनीकी एवं नव प्रवर्तन। अब टेक्नोलॉजी और के बारे में और नव प्रवर्तन से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक साधन और पूंजी के साथ आर्थिक विकास का सामान्य त्रिभुज बनाने की दृष्टि से नव प्रवर्तन इनोवेशन की भी बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, किसी प्राकृतिक संसाधन या पूंजी हो गया तो देश डेवलप कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ एक तकनीकी का होना या इनोवेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अर्धविकसित जो देश हैं उसमें आर्थिक विकास की जो गति होती है बहुत ही धीमी होती है और इसका कारण यहाँ ये है कि तकनीकी और नव प्रवर्तन की गति क्या है, धीमी है। तो जो अर्धविकसित देश होते हैं वहाँ पर आर्थिक विकास की जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, साहसी और परिवर्तनीय क्षमता। अब जो साहसी हैं यानी कि एंटरप्रेन्योर्स और उनके अंदर जो चेंजेस कैपेसिटी है उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। ये भी पॉइंट है जो आर्थिक विकास के एक प्रमुख निर्धारक तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। तो विज्ञान और तकनीकी के आविष्कार,
आय के विकास के आधार अवश्य हैं, यानी कि विज्ञान और तकनीकी का अगर आविष्कार होगा तो आय यानी कि आर्थिक विकास के आधार हैं। अगर विज्ञान और तकनीकी के आविष्कार आर्थिक विकास के आधार माने जाते हैं, लेकिन ये निर्जीव साधन है, इनका सजीव से सजीव नहीं है, ये निर्जीव साधन है। इनको सक्रिय बनाने के लिए सजीव साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मनुष्य, जो तकनीकी आविष्कारों को वास्तविक तकनीकी प्रयोगों में परिवर्तित करते हैं। इसी के संबंध में आर.टी. गिल ने अपनी सोच को सामने रखा है। तो उन्होंने इसी संबंध में लिखा है कि तकनीकी संभावनाओं को तकनीकी आवश्यकताओं में परिवर्तन करने से पहले आर्थिक नेतृत्व को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। यानी कि तकनीकी संभावनाएं जो हैं, तकनीकी आवश्यकताओं में परिवर्तन करना जब करते हैं तो उससे पहले उनको इस नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण अपनी एक भागीदारी निभानी होती है। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो प्रेरणा, महत्वाकांक्षा, दूरदर्शिता और परंपरागत बाधाओं को तोड़ने की कल्पना या सामाजिक निश्चलता को समाप्त करके सिद्धांतों को व्यवहार में समर्पित कर सकने की क्षमता रखते हों। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो बहुत ही प्रोस्पेरियस होते हैं, मतलब दूरदर्शिता होते हैं, उनकी सोच बहुत आगे तक की होती है, वो ट्रेडिशनल थिंकिंग से बहुत आगे के बारे में सोचते हैं और समाज में एक चेंजेस लाने के बारे में सोचते हैं। तो उस तरह के अपने एक सिद्धांत को लेकर चलते हैं। तो ऐसे लोग ही देश के विकास में मददगार होते हैं और उच्च तकनीकी या फिर कह सकते हैं कि जो परिवर्तन की जो क्षमता होती है, ऐसे व्यक्ति ही देश में विकास को ला सकते हैं। यही कारण है कि आज विश्व में अनेक नवीन और आधुनिक तकनीकी आविष्कार होने पर भी साहसी क्षमता के अभाव के कारण अनेक राष्ट्र अल्प विकसित अवस्था में पड़े हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण आज भी हैं कि आधुनिक तकनीक तो हमारे पास आ चुकी है, पर साहसी क्षमता नहीं है कि एक हमारे यहाँ अंदर वो गट्स की कमी है, वो करेज की कमी है, जिसके कारण से बहुत सारे आज ऐसे देश हैं जो आगे तो बढ़ सकते हैं, पर वहाँ पे साहसी अच्छे कुशल व्यक्तियों की कमी होने के कारण आज वो अल्प विकसित अवस्था में है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पॉइंट, जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जो राष्ट्र की एक मानव शक्ति, मानव पूंजी के रूप में जानी जाती है, ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेस, आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। वास्तव में आर्थिक विकास की दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की महत्वपूर्ण पूंजी उनके भौतिक साधन नहीं होते, बल्कि यह वह विज्ञान का भंडार है जो परिचित उपलब्धियों एवं जनता की योग्यता एवं प्रशिक्षण द्वारा उनके प्रभावशाली उपयोग पर निर्भर करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर देश है तो उसकी जनसंख्या को हम लोग पॉजिटिव रूप में लेते हैं, निगेटिव नहीं। निगेटिव तब लेते हैं हम लोग, कोई भी जनसंख्या निगेटिव नहीं होती, ये याद रखिएगा। हम लोग निगेटिव तब लेते हैं जब जनसंख्या के विरुद्ध देश के विरुद्ध काम करती है वो जनसंख्या। और अगर उस जनसंख्या को एक ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में हम लोग लाते हैं तो उस देश का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो आर्थिक विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ भौतिक साधन के साथ साथ ज्ञान का भंडार भी बहुत ज़रूरी होता है, जो मनुष्य अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके प्राकृतिक साधनों का या पूंजी का या तकनीकों का प्रयोग करके देश को डेवलप करती है। और किसी भी देश का अस्तित्व उस देश की जनसंख्या पे ही निर्भर करता है। उदाहरण के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने जनसंख्या के बारे में देखा, तो हर कंट्री की अपनी अपनी जनसंख्या की एक विशेषता होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, भारतीय जनसंख्या अलग है। जर्मनी का अगर बात करें तो जर्मनी के जो लोग होते हैं वहाँ के नागरिकों 15 वर्ष में जैसे युद्ध में जर्जरित देश जो थे और संसार में अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ला के उसको खड़ा कर दिया। तो उसी तरह अगर जापान की बात करें तो जापान में लोहा और कपास नहीं होने पर भी वह संसार में यानी कि पूरा वर्ल्ड में इस्पात निर्माण करने वाले देशों में तृतीय स्थान रखता है। तो आप सोच सकते हो कि उस देश में अगर लोहा नहीं है, कपास नहीं है, फिर भी वो उन चीज़ों का निर्यात कर रहा है, वो उसको बना रहा है, मतलब उत्पादक देश बन चुका है और वस्त्रों का निर्यात करने में वो प्रथम स्थान रखता है। इसका मतलब है कि दूसरे कंट्री से वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है और उस चीज़ का क्या कर रहा है, अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके वो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जापान जैसे देश जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी वह आज
वस्त्र निर्यातक में अगर बात करें तो देश में एक विश्व के देशों में एक प्रथम स्थान रखता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अल्पविकसित देशों के लिए यह वृद्धि, मतलब जो वृद्धि है वो देश, किसी भी देश के लिए विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वास्तविकता यह है कि आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या की अधिकता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता होती है उचित मानव नियोजन की और जनसंख्या के अनुकूल प्रयोग की। मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी जनसंख्या में ओवर पॉपुलेशन है तो वो देश के लिए बहुत विकास कार्य करेगी, ऐसा नहीं है। अगर ओवर पॉपुलेशन है और वो देश के विकास के लिए कार्य करती हैं, वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में डेवलप होती हैं, तो फिर उस देश के लिए बहुत अच्छी बात है। पर अगर जनसंख्या किसी देश में कम है और वो देश के लिए एक ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में रेडी होती है, तो उस देश के लिए वो भी विकास का काम करेगी। पर नकारात्मक रूप में अगर देखें तो ओवर पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए सकारात्मक रूप में बदलने में लंबे समय लगती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है संगठन, व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना में आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? किसी राष्ट्र में कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में वितरण व्यवसायिक संरचना का ढांचा कहलाता है। व्यवसायिक संरचना या ढांचा कहलाता है। तो किसी भी देश में जो जनसंख्या है वो विभिन्न प्रकार के उत्पादन करती है और उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं व्यवसायिक संरचना या ढांचा कहते हैं, या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो इसके संबंध में कोलिन क्लार्क जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया कि जो व्यवसायिक संरचना उसको 3 भागों में बांटा कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। तो प्राथमिक व्यवसाय इसके बारे में है कि इस वर्ग में कृषि, मत्स्य पालन, वन काटना आदि क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। तो कोलिन क्लार्क के अनुसार जो प्राथमिक व्यवसाय होती हैं वो कृषि, मत्स्य पालन, वन काटने से संबंधित होती हैं। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। इसमें कच्चे माल यानी कि कृषि से प्राप्त कच्चे माल लोकोपयोगी वस्तुओं यानी कि लोगों के लिए जो उपयोगी वस्तुओं से संबंधित होते हैं, अर्थात इसमें उद्योग, खनिज, गैस, विद्युत निर्माण आदि आते हैं। तो इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भारत देश के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भारत देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तृतीयक है। इसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं हम लोग। प्राथमिक व्यवसाय को प्राइमरी, द्वितीय व्यवसाय को सेकेंडरी, एंड थर्ड को, तीसरा को हम लोग तृतीयक व्यवसाय जो है उसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शेष उत्पादन क्रियाएं इसी वर्ग में आती हैं। जैसे इसका संबंध होता है संचार, परिवहन। इसमें हम लोग सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं, जैसे परिवहन हो गया, लोक प्रशासन, मनोरंजन हो गया, बैंकिंग व्यवस्था, सब इसमें आ जाती है। तो इसमें हम लोग मतलब वस्तुओं का वितरण कैसे हो एक स्थान से दूसरे स्थान, इसके बारे में हम लोग तृतीयक क्षेत्र को रखते हैं। यह व्यवसायिक संरचना था, जो कि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए व्यवसायिक संरचना जितना स्ट्रांग होता है, उस देश की आर्थिक विकास को हम लोग इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। और जिस देश में ये तीनों क्षेत्र में से कोई ना कोई क्षेत्र, अगर मान लो एक क्षेत्र बहुत डेवलप है तो वो देश विकास कर सकता है। पर किसी भी देश के लिए तीनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीनों क्षेत्रों का विकास होना किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे पॉइंट है आपका श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता। अब हम लोग आते हैं श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता, यानी कि यहाँ पे लेबर और कैपिटल के बारे में पढ़ना है। श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता भी आर्थिक विकास का एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। और अर्धविकसित देशों में, यानी कि जो अर्धविकसित देश है, ऐसे देशों में श्रमिकों की गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। वहाँ की पूंजी अत्यधिक शर्मीली होती है, और कहा जाए तो जिसके परिणाम से वहाँ पर्याप्त मात्रा में आर्थिक विकास नहीं हो पाता। तो अर्धविकसित देशों में देखा गया है कि श्रम की कमी, पूंजी की कमी होती है, जिसके कारण से मतलब पूंजी अधिक यहाँ पे खर्चीली बोला जा सकता है। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, याद रखिए, खर्चीली होती है, और इसी कारण से यहाँ पर श्रम और पूंजी की जो कमी भी बहुत पाई जाती है। तो ये सब कुछ रीज़न है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोगों ने देखा अभी आर्थिक कारक को। आर्थिक कारक में और भी बहुत सारे कारक में आपको मिलेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, साम्राज्यवाद का प्रभाव हो गया, अब
बहुत सारे टॉपिक हैं, एटलीस्ट आप 5-6 कम से कम टॉपिक ज़रूर याद रखें ताकि आप इजीली किसी सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और समझ सकें। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक घटक या तत्व, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग नॉन इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पे किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, अनार्थिक कारकों पर भी, मतलब आर्थिक कारक पर तो निर्भर करता है, अनार्थिक कारकों पर भी निर्भर करता है, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इसके बारे में प्रोफेसर नाइट ने कहा है कि आर्थिक कारकों की अपेक्षा अनार्थिक कारकों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके संबंध में फिर इनके विपरीत कहा है प्रोफेसर के केरना मास ने लिखा है कि विकास की वास्तविक कुंजी मानव मस्तिष्क में तथा उन संस्थाओं में निहित होती है जिनके द्वारा मानव के विचार तथा क्रियाकलाप निर्धारित होते हैं। यह भी बात सत्य है, क्योंकि किसी देश में अगर प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधन में बहुत ही अमीर है, पर वहाँ की जनसंख्या अगर डेवलप नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो कि उदाहरण पे देख सकते हो जापान, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन नहीं है पर वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स क्या बहुत डेवलप है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने कुल नेशनल इनकम का लगभग 90% देखा जाए तो वो अपने पॉपुलेशन पे खर्च करती है। यही रीज़न है कि जापान बहुत ही डेवलप है। अब इसमें कुछ कारक हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में तीव्र आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण का होना भी आवश्यक है, यानी कि अगर किसी भी राष्ट्र का तीव्र आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए सामाजिक वातावरण का होना अति आवश्यक होता है। सर्वप्रथम जनता में भी जीवन स्तर को उन्नत करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी भी राष्ट्र का अगर विकास करना है तो छोटे छोटे बिंदुओं, मतलब छोटे छोटे स्तर पे देखा जाता है, तभी एक देश का विकास होता है। सामाजिक ढांचा ऐसा ना हो जिसमें परिश्रमी व्यक्तियों का शोषण किया जाए। पहले किसी भी देश का सामाजिक ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन्स है तो उसका हम लोग क्या करें, उसको शोषण करें, उसको हरास करें। अर्थात लोगों को अपने प्रयत्नों का पूरा पूरा फल मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे आप बहुत सारे उदाहरण देखते हो कि किसी व्यक्ति में टैलेंट तो है पर उसको मौका नहीं मिल पा रहा है या उसको पीछे दबाया जा रहा है, तो ऐसा करने से क्या होता है, उसके जो क्रिएटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं दब कर रह जाती है। भारत में जमींदारी या जागीरदारी की प्रथा ने पर्याप्त समय तक देश में आर्थिक विकास को अवरुद्ध किया। तो भारत में से बहुत सारी व्यवस्थाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई जब भारत गुलाम था। जैसे आप पढ़े होंगे, जागीरदारी प्रथा हो गई, मुनरो व्यवस्था हो गई और रैयतवारी व्यवस्था हो गई। तो इन सब व्यवस्थाओं ने क्या किया, देश को पूरी तरह से तोड़ दिया, कमज़ोर बना दिया। अनेक वर्षों तक जमींदारों और जागीरदारों ने कृषकों का शोषण किया। तो बहुत सालों तक जमींदार जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, किसानों का शोषण किया। और अगर भारत कृषि प्रधान देश है तो वहाँ कृषि का विकास होना चाहिए, जिससे कृषि और जागीरदारी प्रथा या फिर बहुत सारे ऐसे लॉ आए थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुनरो व्यवस्था हो गई, रैयतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था हो गई। तो इन सब में कृषकों का शोषण हुआ, कृषि विकास का कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। फिर देखिए, इसमें बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताती हूँ, इतना भी आप लिखते हो सामाजिक कारक में तो बहुत है। स्पेशली ये पॉइंट्स जो हैं बीए या फिर पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, और क्लास 11th के भी स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदे होंगे। तो अल्पविकसित राष्ट्रों में हम लोग क्या देखते हैं कि सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं आर्थिक विकास में एक बाधा के रूप में आती हैं। बाधा यानी कि एक गुड फैक्टर तो नहीं बोल सकते, उसको बैड फैक्टर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कैसे होती हैं, अल्प विकसित राष्ट्रों में पाई जाने वाली कुछ सामाजिक संस्थाएं आर्थिक विकास के मार्ग में कुछ बाधाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी बाधाएं, जैसे पारिवारिक एवं पैतृक संपत्ति का मोह, जाति, संयुक्त परिवार और प्रथा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी देश के जैसे अल्प विकसित राष्ट्रों में, अल्प विकसित राष्ट्र मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री में ये सब देखने को मिलती है। वो लोग बहुत ज़्यादा इससे जुड़े होते हैं। इन राष्ट्रों के विकास मार्ग में एक प्रमुख बाधा यह है कि जनता परिवर्तनों को आसानी से, सरलता से ग्रहण करने को तैयार नहीं होती। वो इस चीज़ को आसानी से ग्रहण नहीं करना चाहती है। और इसमें और एक चीज़ है कि तीव्र विकास हेतु
राष्ट्रों की सामाजिक संस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना जरूरी होता है। अगर किसी देश का विकास करना है तो ज़रूरी है कि वहाँ पे एक ऐसा परिवर्तन लाया जाए जो जल्द से जल्द तो नहीं बोल सकते, समय लगे, पर विकास को एक प्रोसेस वाइज कंटिन्यू रखें। इसके लिए शिक्षा का प्रचार, उच्च जीवन की इच्छा को जागृत करना, वैधानिक उपाय का सहारा लिया जाता है। जनता में भौतिक समृद्धि की आकांक्षा तथा आर्थिक लाभ के अवसरों को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होने का आर्थिक विकास के प्रयत्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी देश का अगर विकास करना है तो सामाजिक कारक जो है, सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें समाज के लोग आपस में मिलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर कुछ कुछ सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाकर एक देश का विकास को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये तो आज के समय में किसी भी देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है। जैसा कि कोई सामाजिक कारक पर ध्यान नहीं देता, ज़्यादातर राजनीतिक कारकों पर ही ध्यान देते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे कोई और भी बहुत सारे देश है जहाँ पे पॉलिटिकल एरिया में आजकल एक मतलब होड़ सी मची हुई है, सब उसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी समाज में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करने की बजाय अन्य कारकों पर ध्यान दिया जाता है। तो चलिए राजनीतिक कारक को देखते हैं। किसी देश में राजनीतिक स्थिरता होना उसके आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो राजनीतिक स्थिरता होना जरूरी है। यदि देश में शांति और सुरक्षा पाई जाती है, संपत्ति संग्रह, अनुचित प्रबंध नहीं लगाए जाते हैं तथा न्याय की उचित व्यवस्था है, तो लोगों को अधिक काम करने का तथा बचत करने की इच्छा उत्पन्न होगी, जिसके परिणाम से तेजी से आर्थिक विकास होगा। अगर किसी देश में शांति है, सुरक्षा है, संपत्ति संग्रह पर अनुचित प्रबंध मतलब प्रतिबंध ना लगाया जाए, किसी की संपत्ति है उस पर मनमानी ढंग से प्रतिबंध ना लगाया जाए, लोगों को काम करने दिया जाए, उनको उचित न्याय मिले, तो लोगों के अंदर एक इच्छा जगती है कि बचत करना है, अपने विकास के बारे में वो सोचते हैं, उससे माइंड डाइवर्ट नहीं होता। पर अगर इसके विपरीत उनके साथ कोई कार्य हो जाता है तो लोग काम को भी बहुत ज़्यादा बाधित हो जाती है और लोग विकास की ओर कम और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसके विपरीत यदि सरकार बार बार बदलती है, किसी देश की सरकार बार बार बदल रही है हर 5 साल पे, और किसी देश में 6 साल पे है, किसी देश में 5 साल पे, तो विदेशी आक्रमणों या आंतरिक अशांति का खतरा बढ़ा रहता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है किसी देश में अगर एक सरकार है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो वहाँ की सरकार कम से कम लगातार वहाँ काम करे, 10 साल 15 साल 20 साल, पर सही ढंग से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। उससे भविष्य के संबंध में काफ़ी अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। कब उत्पन्न होती है? जब सरकार बार बार बदलती है, जिसका विनियोग संबंधी निर्णयों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी पूंजी को देश में लगाना या जोखिम उठाने की अपेक्षा बाहर के देशों में विनियोग करना अधिक पसंद करने लगते हैं। अब भारत के में ही ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आजकल पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं जहाँ पे अनिश्चितता बहुत सारा उत्पन्न हो जाता है। मैं नाम तो क्या लूँ, पर आप लोग खुद जानते हो। तो ऐसे में देखो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे हमारे बिजनेसमैन हैं, वो भी अब विदेशों में पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं, वहाँ जोखिम उठाने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो देश बहुत ईमानदार है, भ्रष्टाचार से मुक्त है, वहाँ उनको घाटा नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशी पूंजी का देश में आना रुक जाता है। मतलब राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या होता है, विदेशी पूंजी जो देश में आती है, जो हम देश के लिए आवश्यक होता है, वो कम हो जाता है, रुक जाता है। पूंजी देश के बाहर जाने लगती है, इससे देश को घाटा होता है, इससे देश के आर्थिक विकास में बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जिन देशों में राजनीतिक अनिश्चितता बहुत अधिक पाई जाती है, वहाँ की सरकार विकास का कोई बड़ा दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाने की स्थिति में नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता जो है सुरक्षा एवं शांति की व्यवस्था तीव्र आर्थिक विकास के लिए शर्त है। तो किसी भी देश के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं, धार्मिक कारक, रिलीजियस फैक्टर। ये किसी भी देश के लिए अति आवश्यक है। किसी देश के लोगों में के धार्मिक विचार तथा उनका जीवन दर्शन भी उस देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। तो किसी देश का अगर धार्मिक विचार के बारे में बात करें तो उस धार्मिक विचार, लोगों के जो धार्मिक विचार हैं
और उनका जो जीवन दर्शन है उस देश के आर्थिक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। काम के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, उनके द्वारा धन की इच्छा या उनका संग्रहण, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कह सकते हैं कि उनका जीवन भौतिक दर्शन या आध्यात्मिकवादी कह सकते हैं। जो धर्म लोगों में अध्यात्मवाद पैदा करने में, स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं, पैदा करता है और भौतिकवादी की उपेक्षा करता है। ये भौतिकवाद की उपेक्षा करता है, इसमें क्या होता है, धर्म में लोग ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वह देश के धार्मिक विकास में आर्थिक विकास में बाधा होता है। इसके विपरीत भौतिकवादी दृष्टिकोण पैदा करने वाला धर्म आर्थिक विकास में सहायक होता है। तो जो सिर्फ अध्यात्म की बात करें तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि देश को किस तरह खतरा है, पर कुछ ऐसे हैं उसमें देश का विकास को आसानी से संभव बनाया जा सकता है। साथ ही साथ भौतिकवादी दृष्टिकोण पैदा करने वाला अगर धर्म है, कि अगर कोई धर्म है जो भौतिकवादी दृष्टिकोण को पैदा करे, तो हम उसे अपनाकर अपने देश का विकास कर सकते हैं। आगे लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कारक, इंटरनेशनल फैक्टर्स। इसको हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अनुकूल होना भी आवश्यक है। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अगर प्रतिकूल हैं तो विकास नहीं होगा, और हमारे देश के अनुकूल हैं तो हम अपने विकास को देख सकते हैं। विश्व मंच पर राजनीतिक शांति बने रहने पर विकास और नवप्रवर्तन, जैसा मैंने कहा कि नवप्रवर्तन के कार्य संभव हो सकते हैं। अशांति एवं युद्धों की जो एक आशंका रहती है, वो विकासात्मक के स्थान पर विध्वंसक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। तो अगर अशांति है, युद्ध की एक स्थिति बन रही है, तो वो किसी देश के विकास को बढ़ाती नहीं है, बल्कि एक नए समस्या को उत्पन्न करने में वो सहायक हो जाती है। तो विकसित देशों की अगर बात करें तो उसमें सद्भावनाएं, सहयोग और वित्तीय सहायता का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। विकसित देशों में अनुदान, ऋण, प्रत्यक्ष विनियोग, तकनीकी सहायता के रूप में अविकसित और अर्धविकसित देशों को आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। तो क्या होता है कि जो विकसित देश हैं वो अर्धविकसित देश, अल्प विकसित देश या विकासशील देशों को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। संक्षेप में अगर बात करें तो राजनीतिक स्थिरता, विकसित देशों की नीति, पड़ोसी देशों का रुख, विदेशी पूंजी का प्रवाह, विदेशी व्यापार की संभावनाएं आदि भी आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से क्या करती है, प्रभावित करती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आप लोगों को हेल्पफुल होगा कि जो मैंने सवाल लिया था आज, जो आपको मैं बताती हूँ। तो जो सवाल हम लोगों ने आज किया है वो सवाल है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उससे संबंधित जो कारक है गैर आर्थिक कारक, आर्थिक कारक। तो ये आज सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसको प्लीज़ अच्छे से देखो वीडियो को और इसको समझो, और कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ त्रुटियां हैं और मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आने वाले जो परीक्षाएं हैं आपकी, जो स्पेशली बीए, पीजी के और इंटर क्लास के जो बच्चे हैं, उनको बहुत ये हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही से शेयर भी करें। थैंक यू।